गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं? जीसीजे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपने इससे पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। मैंने क्वेश्चन संख्या आपकी 6 तक सॉल्व करवा दी है। 4.2 एक्सरसाइज आपकी चल रही है इस समय। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसका क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 7 में आपको ये डेट की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है। वो आपसे कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलो अब देखो, आप खुद ही सोचिए कि मैंने आपको क्या कहा था कि सीधे विस्तार करेंगे तो सवाल कितना लेंथी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम सीधे इस्तेमाल न करके गुणधर्मों का इसीलिए यूज करते हैं। अब देखो गुणधर्म कैसे लगाने हैं कि अगर आप x से x घटाएं तो क्या x कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, 3x से 3x। तो मैं एक संक्रिया को लगाऊंगा r2 माइनस r1 या r1 माइनस r2, ठीक है। और दूसरी संख्या यूज करूंगा मैं r2 माइनस r3। तो पहले इन संक्रियाओं को यूज करते हैं। सॉल्यूशन, एक संक्रिया r1 माइनस r2 r1 के स्थान पर और r2 माइनस r3 r2 के स्थान पर। तो यूज करें तो क्या आएगा आपके पास? r1 माइनस r2 x कट करोगे -2 प्लस का 4। किसी भी स्टूडेंट्स को समस्या हो जाए तो अलग घटा लिया करो। x माइनस 2 से घटाना है x माइनस 4। x कट किया मैंने, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 4 कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। 2x कैंसिल हुआ, 9 से 3 जाएगा 6। 3x कैंसिल हुआ, 16 से 4 जाएगी 12। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए x माइनस 4 से x माइनस 8 कैंसिल किया, x का कैंसिल, तो 8 में 4 जाएगा 4। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। और 64 से 16 घटाएंगे तो कितना है हमारे पास? 48, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। और 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 रहेगा। तीसरी आखिरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथावत लिखी जाएगी। तो आपके पास क्या आएगी? x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस के 64 इज इक्वल टू 0। सभी क्या क्लियर हो गया? और आप अधिकतम 2 ही संक्रिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज बताया था कि यदि कोई n कोटि का सारणी हो तो अधिकतम संक्रियाएं आप n-1 यूज कर सकते हैं। तो तीसरी यूज नहीं कर सकते हैं कि इस r3 को भी r1 से घटा दें तो एक x कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद स्टेप कि क्या इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है। 2 इसमें भी, r2 में भी मिल रहा है। तो 2 कॉमन का अर्थ हो गया कि मैं r1 और r2 में से 2 कॉमन लेके भाग लगा देता हूं। तो क्या r1 और r2 में 2 से भाग देने पर, तो देखो आपके पास क्या आएगा? 2 से भाग दिया, 1, 3 और 6। 2 से भाग दिया, 2, 9, 24। x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। क्या सवाल पहले की तुलना में थोड़ा छोटा हुआ कि नहीं हुआ? और भी छोटा करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना कि अगर मैं इस 2x में से ये 2x घटा दूं तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कब घटाया जाएगा? ये आपकी स्टेप कौन सी है? C2 है। C2 में से 2C1 2 से गुणा करके ही तो घटा सकते हैं हम। और इधर C3 से भी 3C1, तो 2 संक्रियाएं हैं। C2 माइनस 2C1 किसके स्थान पे? C2 के स्थान पे। और C3 माइनस 3C1 किसके स्थान पे? C3 के स्थान पे। मैंने आपको बताया है कि जिस पंक्ति से या स्तंभ से घटाया जाएगा परिवर्तन केवल उसी में होता है, उसी के स्थान पे लिखना है, ठीक है ना। देखो क्या, तो क्या C1 में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। 1 2x माइनस 8, 1 2x माइनस 8। क्लियर है। अब देखो कितना घटाना है मुझे? पहले तो मैं C2 से घटाने आ रहा हूं, किसको? 2C1 को। तो मैं इनमें 2 से मल्टीप्लाई दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 हुआ। इसके बाद 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5 हुआ। उसके बाद 2x माइनस 27 से 2x माइनस 2 ले रहा हूं, 2x कैंसिल हो जाएगा
27 में से 16 है, 27 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, माइनस की क्या है, देख लो माइनस का 27 है, माइनस के 27 और माइनस का 16 घटाएंगे तो प्लस का 16 बन जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 कितना बचेगा, माइनस के 11 लिख दिया। उसके बाद देखिए C3 से कितना घटाना है, 3C1। अब ये दो हटा दीजिए आप, यहाँ 3 का सिंबल लगा देते हैं, C3 ये है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। 24 में से 6 जाएगा 18, क्लियर, ओके। इसके बाद देखो 3x माइनस 64 से 3x माइनस 24, 3x माइनस 64 से घटाना है 3x माइनस 24, 3x कैंसिल होगा, माइनस के 64 और प्लस के 24 कितने बचेंगे, माइनस के 40, माइनस के 40 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप ध्यान से देखो, यहां तक कोई समस्या नहीं, एक बार संक्रिया को देख लो कि मैंने क्या किया, C2 माइनस 2C1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके C2 से घटा दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके C3 से घटा दिया, तो परिवर्तन C2 C3 में आ गया, लेकिन C1 यथावत रहा। अब देखो इसका विस्तार करना है, विस्तार करने से पहले क्या हम एक चीज बना सकते हैं, तो C1 माइनस C2, C1 के स्थान पर तो क्या आएगा हमारे पास स्टेप, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3 और x माइनस 8 से माइनस के 11 घटाए जाएंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, x प्लस 3। देखो कैसे, x माइनस 8 से माइनस के 11 तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 11 है तो प्लस का 11 हो जाएगा, तो x प्लस 3, क्लियर हो गया ना, x माइनस 8 से हटा दिया तो प्लस के 3 हो गए, 1 5 माइनस 11, 1 5 माइनस के 11 और 3 18 माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हम इसका करेंगे विस्तार, तो विस्तार देखो इसका, ये दो ऊपर हटा देता हूं मैं, एक तो कैलकुलेशन समझाने की दृष्टि से लिया है, ठीक है ना। 0 इंटू मल्टीप्लाई किसके सापेक्ष कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष, विस्तार करने पर तो देखो 0 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 0 आने वाला है आपके पास, ठीक है ना। -1 इंटू ये स्तंभ को ये कॉलम इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा हमारे पास, 120, बीच में क्या आएगा माइनस, 18 गुणा x 18x हो गए और 18 गुणा 3 54 हो गए, क्लियर है। -1 इंटू प्लस 3 इंटू किया मैंने, 11 गुणा 3 से क्या 33 हुआ और माइनस का 15 हुआ, 15 33 और माइनस के 5x और होंगे, 5x माइनस 15, 5x माइनस के 15 और इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 0। देख लो विस्तार, 0 इंटू क्या, तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, माइनस के 1 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करके पहले तो 40 गुणा 3 120 हुए और माइनस का चिन्ह आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा कर दिया मैंने, माइनस के 18x हो गया, 18 गुणा 3 54 हो गया, प्लस का 3 लिया मैंने, 3 लेने के पश्चात ये कॉलम और ये स्तंभ पंक्ति जाएगी आपकी, इसका इससे गुणा 33 हो गया, माइनस 5x माइनस के 15 हो गया। अब देखो x एक साथ सबमिट कर दो, माइनस और माइनस प्लस के हो गए हमारे पास 18x और यहां पे बात करें माइनस से कितने हो गए 15x, तो आपके पास 18x तो प्लस के हैं, लिख देता हूं मैं, और माइनस के कितने हैं 15x, ठीक है, ये तो हो गए x। अब संख्यात्मक वैल्यू देखते हैं, 120 से 54 घटाने 10 में से 4 जाएगा 6 और 11 में से 5 जाएगी 6, 6 4 10, 6 5 11 1 12, 66 तो बचा हमारे पास यहाँ से। अब देखो 66 कैसा हुआ, ये पॉजिटिव बचा लेकिन माइनस से गुणा करने पर माइनस का 66, एक संख्या तो ये आ गई। अब देखो बात करें यहाँ पे 33 से 15 हटाएंगे तो 18 और 18 गुणा 3 कितने होते हैं 54, प्लस के 54 हो गई। और देखो संख्या को तो नहीं हमारे पास कि 120 से 54 घटा दिए
10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 11 से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 13 से 15 जाएगा तो 18, 18 गुणा 3 54 होते हैं, और प्लस के 54 होंगे तो प्लस की 54 लिख दिए। अब देखो एज इक्वल टू क्या हमारे पास 0, यहाँ कितना बचेगा 3x, 18 से 15 इज इक्वल टू माइनस के 66 प्लस के 54, 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 होगी। ये आपका x का मान आ गया। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 1, ठीक है। एक डेट ये दिया है, सिद्ध करना है आपको ये डेट इसके इक्वल है, और सिद्ध करना है कि ये डेट या फिर ये डेट इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आप लोग सारणिक में परिवर्तन देखिए कितना अच्छा हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। परिवर्तन के लिहाज से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सीखोगे किस तरह से पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित किया गया है। मैंने आपको पहले 2 रूल पढ़ी है, क्या बताया था कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ चेंज किए जाएं तो सारणी का संख्यात्मक मान तो अपरिवर्तित किंतु चिन्ह चेंज हो जाता है। एक गुणधर्म तो यहाँ पे लगने वाला है। देखो पहले कैसे, LHS सॉल्यूशन लिखा LHS। अब आप ध्यान से देखो कि आखिर ये रूल क्यों, आप देखिए ये आपकी R2 है, और R2 कहाँ आ गई है, R1 में आ गई है, क्लियर है ना। और देखो ABC R3 है, और यहाँ R1 R3 हो गया, तो ये ऊपर कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम रिप्लेस करेंगे किसमें, R2 को R1 में, और R1 को R2 में। तो पहली संक्रिया जो है R1 रिप्लेस R2, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ परस्पर चेंज किए जाएं तो संख्यात्मक मान अपरिवर्तित किंतु माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो x y z और a b c p q r में कोई परिवर्तन नहीं। R1 को किससे रिप्लेस किया है, R2 से, क्लियर हो गया। एक बार माइनस का चिन्ह आ गया, एक बार आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और R1 के स्थान पे आपकी R2 के एलिमेंट लिखे गए हैं, और R2 के स्थान पे R1 के, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो कि आपके पास RHS में x y z आ गया, पहली पंक्ति आ चुकी है। अब आप देखो परिवर्तन कहां पर है, R2 और R3 में, क्योंकि यहाँ पे ABC है, वो आपके पास कहां पहुंच गया, सेकंड में। तो किसको चेंज करना है आपको, R2 को R3 से रिप्लेस, R2 रिप्लेस R3, और जब ऐसा करोगे तो एक बार माइनस का चिन्ह था, एक बार और आएगा, ठीक है ना। R1 में कोई परिवर्तन नहीं, x y z और p q r, और क्या आएगा ABC, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया x y z p q r a b c, एक आपकी RHS तो ये हो गई। सभी को समझ में आ गया ना कि देखिए परिवर्तन का कितना अच्छा सवाल है ये, तो आपको ये क्लियर करेगा। अब देखो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट एक्स वाई जेड बी क्यू आर ए बी सी। अब जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो देखिए आप कि आपके पास ये नाम लिख देता हूं मैं, यहां देखो कि इस पे और इसमें देखिए ये तो पार्ट आपको दिया था, ये देखो कि एक्स वाई जेड था और एक्स वाई जेड किस तरह में आ रहा है ना। एक्स वाई जेड आपकी पंक्ति में था, लेकिन एक्स वाई जेड अब आपको कहां दिखाई दे रहा है, इस स्तंभ में। पी क्यू आर पंक्ति में था, पी क्यू आर स्तंभ में दिखाई दे रहा है। एबीसी पंक्ति में था, एबीसी आपको स्तंभ में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सारणी को, पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया तो आर रिप्लेस सी। समझ में आ गया, आर को रिप्लेस सी। और मैंने आपको बताया है यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियां या सभी स्तंभ को आपस में विनिमय कर दिया जाए, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गुणधर्म संख्या आपकी 1 थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 यूज की गई है, ठीक है। तो करते हैं रिप्लेस। एक्स वाई जेड आपके R1 में था तो किस में आ गया, C1 में आ गया। पी क्यू आर क्लियर है, ABC हमारे पास, हमने R को C में रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो कि Y आपका पहले आ गया, X बाद में, Y पहले X बाद में, तो हमें करना क्या है, इसके अंदर
कि R2 रिप्लेस R1। ठीक है, पहले एलिमेंट से मालूम पड़ जाता है y क्यूब बी, x p a और z r c। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि दो पंक्तियों को चेंज करेंगे तो आपके पास एक माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है ना। अब आप देखो कि y x z मिल गया, लेकिन यहाँ देखो बी ए सी आपकी C3 है और क्यू पी आर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर C2 है, तो C2 रिप्लेस C3। और जो दो स्तंभ को आप लोगे तो फिर से एक बार माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो YXZ, क्यू पी आर के स्थान पे क्या आएगा BAC और तीसरे में जाएगा QPR। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, छोड़ दीजिए चिन्ह को, YXZ क्या है BAC और क्या है तीसरा QPR। अब आप देखिए ध्यान से, क्या आपको दूसरा RHS मिल गया, BAC QPR YXZ। तो परिवर्तन के हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस टॉपिक में, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, किस हिसाब से इसका परिवर्तन किया गया है। क्लियर हो सके। अब आप देखिए क्वेश्चन संख्या 9। अब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो ध्यान से, आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखा है LHS B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ABC। और RHS आपको लानी है A क्यूब B क्यूब C क्यूब और माइनस के 3 ABC। मतलब कहने का अर्थ है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस का 3 ABC। देखो सबसे पहले कि हम इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। A प्लस B, B2B हो जाएगा प्लस C हो जाएगा, कोई व्यवस्थित नहीं मिला। अब आप देखो कि C1 को C3 से जोड़ दें अगर, तो A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। कहने का अर्थ है कि C1 में C3 जोड़ने के पश्चात आपकी C1 A प्लस B प्लस C बना रही है, जो मुझे वहां से कॉमन मिल सकती है। तो हमें इसमें बस पहले सोचना है और फिर करना है। तो आपने क्या संक्रिया लगाई पहले, ये आपकी C3 है, सॉरी C1 है। C1 में किसको जोड़ा, C3 को और C1 के स्थान पे। ठीक है। अब आप देखो आगे नेक्स्ट क्या किया, A प्लस B प्लस C बना। समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे कि जोड़ने के पश्चात आपके पास यही पद आ रहा है। और C1 में C3 को जोड़ा तो परिवर्तन केवल C1 में आता है, C2 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखो A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A B C को मैंने यथावत लिख दिया। अब देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, ऐसा लिख सकते हैं आप कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन लिया A प्लस B प्लस C, क्या आएगा 1 1 1। और जहां ये आ जाए तो आपका सारणी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचेगा A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A और A B C। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप देखो कि अब हम दो जीरो बना सकते हैं, यहां से एक जीरो ये, एक जीरो ये जीरो कैसे बनेगा, ये लाइन आपकी R1 है और ये लाइन आपकी R2 है। तो R1 माइनस R2 R1 के स्थान पर और R2 माइनस R3 R2 के स्थान पर। अब वापस देखो, ऐसे मत करना कि एक जीरो और बन जाए, लालच नहीं करना है कि एक जीरो बना लिया यहां से, एक बना लिया यहां से, इसको इससे घटा दें, एक बना दें, नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि n कोटि के सारणी में अधिकतम संक्रियाओं की संख्या n-1 होती है। तो आप 3 संक्रिया यूज नहीं कर सकते हैं, 3 कोटि का सारणी है, 2 संक्रिया यूज कर सकते हैं। तो यहां देखो A प्लस B प्लस C इंटू क्या लगाया था, R1 माइनस R2, 1 प्लस 1 जाएगा 0, 0 और 1 घटा लोगे यही आएगा। ठीक है, A प्लस B से B प्लस C घटाया, B कैंसिल हुआ, A माइनस C,
बी प्लस सी से सी प्लस ए तो बी माइनस ए, और तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं, सी प्लस ए। इसके बाद देखो a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, और तीसरा स्टेप सी यथावत। और जब आपको किसी भी डेट में और किसी भी डेट की कोई भी पंक्ति या स्तंभ में दो शून्य मिल गए ना, तो उसी के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी को तो यू लिखा, इनटू ये इस पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ छुपा लो। तो देखो ध्यान से कि आपके पास इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, 1 इंटू तो छोड़ दो, इसका इससे करना है मल्टीप्लाई, तो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो क्या आपको कहीं कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो करते क्या है गुणा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां देखिए b माइनस ए गुणा करते हैं, माइनस को बाहर निकलिए, तो क्या है हमारे पास, चाहे तो ऐसा कर लो, माइनस से गुणा करेंगे इस पद में तो प्लस का चिन्ह लगा लो, सबसे अच्छा काम। और ये बन गया a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, कैलकुलेशन की अपने अपने गर्स होते हैं, बाकी का आप देखना आपको कैसे करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, अब देखो पॉजिटिव राशियां पहले किए तीनों हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्रम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो क्या बचेगा, माइनस के 2ab और प्लस का ab, माइनस का ab बचेगा, माइनस का भी सी और माइनस का सी ए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला। अब आप देखिए क्या ये किसी का फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला आपके पास है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया, आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और यदि एक रूल और बता दूं, यदि आपको इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन से अन्यथा कहीं कहा जाए कि यदि किसी सर्व संख्या में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो उस अवस्था में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होता है, सिर्फ 3abc होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो आपको देखो RHS जो थी वो आपकी RHS क्या थी, RHS। क्लियर सबके? अब आप ये देखिए दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, क्वेश्चन संख्या 10 और 11, ठीक है। अब ये 10 तो आपको होमवर्क में दूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा उसमें क्या, इनकी स्क्वायर दिए हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का 4 का 5 का स्क्वायर दे रखा है आपको। इनके ऊपर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का कितना हुआ 4, 3 का 9, इधर से कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 9 16, फिर कितना आएगा 9 16 25। कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे करना क्या है कि आपने संक्रिया फिर से यूज करनी है। ये आपके पास कौन सी लाइन है, आपके पास R2। अगर हम सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन आंसर यहाँ आएगा, वहां आ जाएगा, वहां जाएगा, मुझे पता नहीं है कहाँ जाएगा, ठीक है। तो संक्रिया से सवाल छोटा होगा। तो ये R2 है और R2 मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया R1 में और घटा दिया, और किसके स्थान पे लिख दिया, R2 के स्थान पे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, 4 माइनस 4 0 बना, सवाल इजी हुआ। तो एक संक्रिया और लगाते हैं हम, R3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे इसमें, एक बार को फिर समझ लिया, और R1 से घटाया, किसके स्थान पे लिखेंगे आप, R3 के स्थान पे। तो ये दो संक्रियाओं से सवाल इजी हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब देखो दो संक्रियाएं यूज करते हैं, क्या परिवर्तन किसमें आएगा, R2 में R3 में, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 4 9। अब देखो इसमें कितने से मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं, पहले केस में 4 से,
तो 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। 9 माइनस 16 4 से गुणा किया 16 हुआ 9 माइनस 16 कितना हुआ 7 माइनस का 4 को 9 से किया 36 16 माइनस 36 माइनस के 20 के लिए सबके। इसके बाद देखिए अब किसने करना है हम लोग 9 से क्योंकि मैंने 9 लिखा है तो 9 माइनस 9 0 16 माइनस 36 माइनस के 20 हुआ। अब देखो 25 माइनस 81 9 गुणा 9 81 हुआ 81 से 25 घटा लो 11 में से 5 लेंगे 6 बचेंगे 7 में से 2 जाएगा तो 5 तो माइनस के 56। ठीक है अब आप लोगों को इसका विस्तार खुद करना है। मैंने कहा किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 16 मिल जाए ये मिल गए आपको तो आप किसके सापेक्ष C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो C1 के सापेक्ष विस्तार। अब C1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो 1 इंटू और ये लो जी ये तो आपकी रो जाएगी ये जाएगा कॉलम तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो -7 गुणा -56 और बीच में -20 गुणा 20 400 होते हैं। इसको हल कर लेना ये आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लेंगे सॉल्व। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11। ध्यान से देखना 11वें क्वेश्चन को कि क्या करना है इसमें है और इसमें आपसे ये कहा है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो निम्न को हल कीजिए। ओमेगा इकाई का अर्थ हो गया 1 और 1 का घनमूल किसको कहा है ओमेगा को कहा है। याद रखो 1 की पावर लोग कहते हैं कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। ऐसा नहीं होता है 1 की पावर 1/3 हर कुछ 1 ही नहीं होता है। देखो 1/3 है इसका मैं अगर दोनों पक्षों में घन कर दूं यहां देख लो सॉल्यूशन तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है तो हमारे पास फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्यूब आ गया और आपके पास क्यूब आ गया तो इसका मतलब है कि 1 के 3 मूल होंगे। ठीक है ना तो अब ओमेगा इकाई का घनमूल हो या फिर ये कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब जहां भी क्वेश्चन में आपको ओमेगा क्यूब दिखाई दे रहा है यहां पे क्यूब है वहां आप क्या पुट करोगे 1 तो पुट करना है 1 तो ये है ओमेगा क्यूब के स्थान पे 1 आया ओमेगा स्क्वायर क्यूब के स्थान पे 1 आया 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है अब आप देखो यहाँ R1 में से R2 घटा सकते हो तो R1 माइनस R2 के स्थान पे संख्या यूज की 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कितना लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ही लिखा जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इनमें कोई परिवर्तन नहीं केवल परिवर्तन R1 में आएगा ओमेगा ओमेगा और कितना आपके पास 1। अब आप देखो किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे समझ गए ना लिख देना विस्तार करने पर तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ये रो ये कॉलम जाएगा इसका इस्तेमाल किया तो ओमेगा हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां से गुणा करना है अब चाहो तो ओमेगा कॉमन लेके कर सकते हो या सीधे मल्टीप्लाई कर दो सीधे मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से किया मैंने तो ओमेगा क्यूब हुआ ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा 4 हुआ लेकिन किसका हुआ माइनस का माइनस ओमेगा की पावर 4 हुआ ओमेगा का किया तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर में और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हुआ। अब आप ध्यान से देखिए ओमेगा क्यूब के स्थान पे कितना लिखा जाएगा 1 इसके स्थान पे भी 1 तो 1 ही तो हो गया 2 माइनस इस ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 है ना इसको मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में तोड़ दिया और इस ओमेगा क्यूब के स्थान पे क्या हो गया 1 तो हमारे पास क्या बचेगा खाली ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस कॉमन लेने पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो आप ध्यान से तो सोचना कि यदि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो ठीक है तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या
यदि आपने 11th क्लास में चैप्टर संख्या 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो वहां से हमें मालूम पड़ता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। कैसे होता है देखो, चाहे तो इसको पक्षांतर कीजिए, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 का क्यूब कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए, एक बार तो यहाँ से 0 रखने पर ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है, और एक बार क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 हो तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ माइनस 1 पुट कर दूं मैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर।